Hello, dear friends. I'm Sahil Roy, and welcome back to my YouTube channel, AU Commerce Scholar. This is Economics Mock Test Part 22, and we are going to cover next 25 questions on economics from question number 526 to question number 550. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, state eligibility test, as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 526 और क्वेश्चन है हमारा सोप इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ। सवाल पूछा गया है कि सोप इंडस्ट्री इनमें से किसका एग्जांपल है। ये चार मार्केट स्ट्रक्चर दिए हैं और पूछा गया है कि सोप इंडस्ट्री इनमें से किसका एग्जांपल है। पहला ऑप्शन है हमारा ओलिगोपोली, दूसरा ऑप्शन है हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ऑप्शन है हमारा मोनोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओलिगोपोली में जो पहला ऑप्शन है, ओलिगोपोली में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तो होते हैं लेकिन स्मॉल नंबर्स ऑफ बिग सेलर्स होते हैं। ठीक है, हम काउंट कर सकते हैं इवन 8, 10, 15, 20 से ज्यादा सेलर्स होते भी नहीं है ओलिगोपोली में, और ये बहुत बड़े सेलर्स होते हैं जो पूरे मार्केट को कैप्चर करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा सोप इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज हैं, इतनी कंपनीज हैं कि आप उनका नाम भी नहीं जानते। इवन अगर आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे जाकर के सर्च करेंगे तो आपको नए नए ब्रांड्स, नई नई कंपनीज, और ये हर रोज ऐड होते चले जा रहे हैं। ओलिगोपोली में एक तो बहुत ज्यादा फंड चाहिए आपको आने के लिए मार्केट के अंदर, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो ओलिगोपोली नहीं है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज जस्ट लाइक अ बेंचमार्क। परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो आज के टाइम पे सस्टेन करता ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन भी नहीं है। मोनोपोली का मतलब ये होता है कि सिंगल सेलर। तो सोप कंपनीज, जो सोप इंडस्ट्री है उसमें सिंगल सेलर तो है नहीं, आपको मालूम है बहुत सारी कंपनीज हैं जो साबुन बना बना करके बेच रही हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 527। क्वेश्चन है हमारा अ प्योर कॉम्पिटिटिव फर्म्स सप्लाई शेड्यूल इन द शॉर्ट रन इज डिटरमाइंड बाय। एक प्योर कॉम्पिटिटिव फर्म का सप्लाई स्केड्यूल जो है शॉर्ट रन का, वो किसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, इज डिटरमाइंड बाय, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इट्स एवरेज रेवेन्यू, दूसरा ऑप्शन है इट्स मार्जिनल रेवेन्यू, तीसरा ऑप्शन है इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व और चौथा ऑप्शन है मार्जिनल यूटिलिटी फॉर मनी कर्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व। A pure competitive firm's supply schedule in the short run is determined by its marginal cost curve. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 528 और क्वेश्चन है हमारा when price is less than average variable cost at the profit maximizing level of output a firm should। सवाल पूछा जा रहा है कि एक फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल पे अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है तो फर्म को क्या करना चाहिए। ठीक है, अ फर्म शुड, वी हैव फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन है हमारा अ फर्म शुड शट डाउन सिंस इट कैन नॉट रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा ऑप्शन है अ फर्म शुड प्रोड्यूस वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इफ ऑपरेटिंग इन शॉर्ट रन। अगर फर्म शॉर्ट रन के लिए ऑपरेट कर रहा है, काम कर रहा है शॉर्ट रन के लिए, तो उसे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर इस हिसाब से काम करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है हमारा अ फर्म शुड प्रोड्यूस वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इफ ऑपरेटिंग इन लॉन्ग रन, और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अ फर्म शुड शट डाउन सिंस इट कैन नॉट रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर फर्म का जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उससे कम उसका प्राइस है, प्राइस इज लेस देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अ फर्म शुड शट डाउन सिंस इट कैन नॉट रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 529। क्वेश्चन है हमारा अ फर्म एनकाउंटर्स इट्स शटडाउन पॉइंट व्हेन। एक फर्म अपना शटडाउन पॉइंट कब एनकाउंटर करता है, मतलब कब फेस करता है, किस सिचुएशन पे उसे ये समझ में आता है कि ये हमारा शटडाउन पॉइंट है, अब फर्म को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है
एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। तीसरा ऑप्शन है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। और चौथा ऑप्शन है हमारा मार्जिनल कॉस्ट इक्वल प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ फर्म एनकाउंटर्स इट शटडाउन पॉइंट व्हेन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। जस्ट इसके पिछला जो क्वेश्चन था वो एकदम यही क्वेश्चन था, घुमा करके ये सवाल पूछा है। आपको याद होगा, अगर आपने पिछला क्वेश्चन समझा है ध्यान से तो आप देख रहे होंगे कि वही चीज है कि अ फर्म एनकाउंटर्स इट शटडाउन पॉइंट व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 530, और क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर is the degree of control over the price of its products by a firm is very large। इनमें से किस मार्केट स्ट्रक्चर में जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है ना प्राइस के ऊपर एक फर्म द्वारा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इम्परफेक्ट कंपटीशन। देखिए 2 टाइप के कंपटीशन होते हैं, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन जो एक्चुअली होता ही नहीं है, जो एक हिसाब से बेंचमार्क है। ठीक है, दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, वो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है इम्परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन है मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन है ओलिगोपोली और चौथा ऑप्शन है परफेक्ट कंपटीशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मोनोपोली। मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स बाय अ फर्म इज वेरी लार्ज। तो मोनोपोली में जो फर्म होता है ना, जो प्रोड्यूसर होता है, वो अपने प्रोडक्ट को का जो प्राइस होता है ना उसको सबसे ज्यादा कंट्रोल कर सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 531, क्वेश्चन है हमारा फॉर द प्राइस टेकिंग फर्म्स। जो फर्म्स प्राइस टेकर्स होते हैं, 4 पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला कह रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन प्राइस। प्राइस टेकिंग फर्म्स के लिए कहा जा रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस से कम हो जाता है, मतलब कम होता है। दूसरा ऑप्शन है मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन प्राइस। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस इज नॉट क्लियर। और चौथा कह रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फॉर द प्राइस टेकिंग फर्म मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है प्राइस टेकिंग फर्म के लिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 532, और क्वेश्चन है हमारा इंडिकेट द सूटेबल मैच। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और चारों को स्टेटमेंट को मैच कराया गया उनके एक इकोनॉमिस्ट के साथ, और पूछा जा रहा है कि आप सूटेबल मैच को इंडिकेट कीजिए। पहला ऑप्शन है हमारा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ये बात एडम स्मिथ ने कही थी। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटीरियल वेलबींग। ये बात सैमुअलसन ने कही थी। तीसरा ऑप्शन है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस। ये बात मार्शल ने कही थी। और चौथा ऑप्शन है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बात सैमुअलसन ने कही थी। तो ये 4 डेफिनेशंस हैं 4 बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के, और पूछा जा रहा है कि कौन सी डेफिनेशन किस इकोनॉमिस्ट ने एकदम सही दी थी। ठीक है, कौन सा मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। एडम स्मिथ ने कहा था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, और राइट मैच है, बाकी तीनों नीचे के गलत मैच हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 533, और क्वेश्चन है हमारा राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज फाउंड इन। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो अधिकार है ना, वो किस टाइप की इकोनॉमी में पाया जाता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है सोशलिज्म, दूसरा ऑप्शन है कैपिटलिज्म, तीसरा ऑप्शन है मिक्स्ड इकोनॉमी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज फाउंड इन ऑप्शन बी कैपिटलिज्म। जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है ना, जो भी डेवलप्ड नेशंस है, ज्यादातर डेवलप्ड नेशंस में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, जापान हो गया, जो भी बड़े बड़े देश हैं डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहां पे बेसिकली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है और ज्यादातर चीजें प्राइवेटाइज्ड हैं। ठीक है,
तो राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज फाउंड इन कैपिटलिज्म, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 534, क्वेश्चन है हमारा, रॉबिन्स डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज। जो रॉबिन्स है ना, उन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या डिफाइन किया था? ठीक है, वी हैव 4 स्टेटमेंट्स। पहला जो ऑप्शन है वो है साइंस ऑफ वेल्थ। क्या रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहा था? दूसरा ऑप्शन है, रॉबिन्स डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ मटीरियल वेलबींग। तीसरा ऑप्शन, रॉबिन्स डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। और चौथा कह रहा है, रॉबिन्स डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। रॉबिन्स ने जो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था वो था साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। ठीक है, रॉबिन्स डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 535, और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सही नहीं है बोल रहे हैं ना, इट्स नॉट ट्रू। ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस के साइंस में। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सेज नथिंग अबाउट द एंड्स। दूसरा ऑप्शन है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड विथ मॉरल जजमेंट्स। तीसरा ऑप्शन है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ मॉरल जजमेंट्स। और चौथा ऑप्शन है, अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स एथिकल वैल्यूज। एथिकल का मतलब होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, एथिकल वैल्यूज एक हिसाब से मोरल वैल्यूज होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन सी। एक्चुअली ऑप्शन सी इस जो सवाल पूछा गया था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू। रीजन क्या है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है। ठीक है, और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है वो मोरल वैल्यूज के ऊपर डिपेंड होता है। तो इन्होंने बोला था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मोरल जजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, तो जो कि ये गलत है। और सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सा गलत है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस के बेसिस के ऊपर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 536, और क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज। माइक्रो इकोनॉमिक्स का और क्या नाम है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, प्रोडक्ट थ्योरी। दूसरा ऑप्शन, प्राइस थ्योरी। तीसरा ऑप्शन, प्रोसेस थ्योरी। और चौथा ऑप्शन, प्रोजेक्शन थ्योरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 537, और क्वेश्चन है हमारा, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम गवर्नमेंट हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइस फ्लक्चुएशंस। इनमें से किस इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, मतलब किस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता प्राइस के फ्लक्चुएशंस में। मतलब कोई भी प्राइस बढ़ रहा घट रहा है तो गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं करती। ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है ये चीज। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मार्केट इकोनॉमी। दूसरा ऑप्शन है कमांड इकोनॉमी। तीसरा ऑप्शन है मिक्स्ड इकोनॉमी। और चौथा ऑप्शन है रेगुलेटेड इकोनॉमी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी इज द इकोनॉमिक सिस्टम in which government has no control over the price fluctuations. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 538, और क्वेश्चन है हमारा, which of the following statement is inspired by the Keynesian macroeconomic approach? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट Keynesian macroeconomic approach द्वारा इंस्पायर्ड है? We have 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, supply can create its own demand in output from its potential for indefinitely long periods. दूसरा ऑप्शन है हमारा, supply cannot create its own demand and there cannot be a deviation in output from its potential for identified long periods. तीसरा ऑप्शन है, supply cannot create its own demand and there can be a deviation in output from its potential for indefinitely long periods. और चौथा ऑप्शन है, सप्लाई एंड डिमांड आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप वीडियो पॉज करके एक बार आप इसे रीड कर लीजिएगा और समझिएगा, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
वैसे हम भी कोशिश करते हैं कि मतलब हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे और आपको कोई दिक्कत ना हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कीनीसियन मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच द्वारा जो भी स्टेटमेंट इंस्पायर्ड है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, सप्लाई कैन नॉट क्रिएट इट्स ओन डिमांड एंड देयर कैन बी अ डेविएशन इन आउटपुट फ्रॉम इट्स पोटेंशियल फॉर इनडेफिनेटली लॉन्ग पीरियड्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 539 और क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू, हु स्टेटेड दिस स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है और पूछा जा रहा है कि इन चारों महापुरुषों में से किसने ये स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट था इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है एल्फ्रेड मार्शल, तीसरा ऑप्शन है सैमुअलसन, चौथा ऑप्शन है जैकब वाइनर। तो ये जो चौथे वाले ना, इन्होंने दिया था, जैकब वाइनर ने ये स्टेटमेंट दिया था, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। ठीक है, जैकब वाइनर स्टेटेड दिस स्टेटमेंट वेयर ही सेड इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 540 और क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम पीपीसी कर्व कहते हैं, इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो पहला ग्राफ आपने पढ़ा होगा वो था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जहां पे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स की बात की जा रही है। इन्होंने कहा कि उसका और क्या नाम है, मतलब वो और किस नाम से फेमस है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व। क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहते हैं? दूसरा ऑप्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, तीसरा ऑप्शन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, और हो सकता है कि ऊपर के दोनों ऑप्शंस भी पढ़े होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के 3 नाम और हैं। ठीक है, टोटल 4 नाम से फेमस है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 541 और क्वेश्चन है, मिक्स्ड इकोनॉमी मींस। मिक्स्ड इकोनॉमी से आपका क्या तात्पर्य है? आप बताइए कि मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट है को एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज। दूसरा ऑप्शन है प्रमोटिंग बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज इन एन इकोनॉमी। तीसरा है को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, और चौथा है को एग्जिस्टेंस ऑफ रिच एंड पुअर। देखिए, अगर लेमैन की भाषा में देखा जाए तो भैया चारों सही है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया की इकोनॉमी 1948 में मिक्स्ड इकोनॉमी हुई थी, और 1948 से पहले, आजादी से पहले 1947 तक ब्रिटिशर्स हमारे देश को रूल कर रहे थे। तब तक हमारे देश की इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी कोई इकोनॉमी होती नहीं है, वो एक्चुअली कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट को मिला करके मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर्म किया गया था, ताकि रैपिड डेवलपमेंट हो हमारे देश के अंदर, बड़ी तेजी से डेवलपमेंट करने के लिए। तो मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर्म किया गया था। मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के काम करते हैं। कोई भी काम हो, चाहे बैंकिंग की बात करें, चाहे एयरलाइंस की बात करें, चाहे ऑयल कंपनीज की बात करें, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहां पे पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी काम कर रही हैं, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी काम कर रही हैं। इसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन उसमें ये तीनों चीजें ऊपर नीचे जो भी बात बोली गई ना, कि गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं, ये सारी चीजें होती है, लेकिन जो एग्जैक्ट मतलब होता है ना मिक्स्ड इकोनॉमी का, वो ये होता है कि को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 542 और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। इनमें से कौन सा मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर नहीं है? अभी हमने जाना कि मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर के काम करते हैं। अब सवाल पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर नहीं है। पहला ऑप्शन मार्केट फोर्सेस डिसाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। दूसरा ऑप्शन रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन एरियाज फॉर पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स। तीसरा एम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस, और चौथा स्ट्रॉन्ग एंटी मोनोपोली लेजिस्लेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्केट फोर्सेस डिसाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट फोर्स डिसाइड नहीं करता। मार्केट फोर्स कहां डिसाइड करता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है,
तो ये जो पहला फीचर इन्होंने बोला ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, इट इज नॉट अ फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सवाल यही पूछा था कि इन चारों में से कौन सा मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर नहीं है, तो पहला वाला जो इन्होंने दिया है वो नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 543, और क्वेश्चन है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज कॉज्ड बाय। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है ना वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है? ठीक है, वे हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डिक्रीज इन नंबर ऑफ बायर्स, दूसरा ऑप्शन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न, तीसरा ऑप्शन इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, और चौथा ऑप्शन डिक्रीज इन इनकम ऑफ बायर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 544, क्वेश्चन है हमारा इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। अगर इंफीरियर गुड्स का जो केस है, जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो कैसी होती है? द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, माफ कीजिएगा ये लाइन निहायती बदतमीज है, हाँ ठीक है सॉरी। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन नेगेटिव, और चौथा ऑप्शन इनफाइनाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब यह है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स खरीदना बंद कर देंगे, हम लग्जरी आइटम्स की तरफ जाएंगे, नॉर्मल गुड्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, हम इंफीरियर का मतलब होता है लो क्वालिटी गुड्स जो बड़े सस्ते मिलते हैं, गरीब लोग सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 545, फॉर अ वांट टू बिकम अ डिमांड। एक वांट को डिमांड बनने के लिए इट मस्ट बी बैक्ड बाय, मतलब क्या चीजें चाहिए एक वांट को डिमांड बनाने के लिए? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट, दूसरा ऑप्शन नेसेसिटी टू बाय द प्रोडक्ट, तीसरा ऑप्शन डिजायर टू बाय द प्रोडक्ट, और चौथा है यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो फॉर अ वांट टू बिकम अ डिमांड इट मस्ट बी बैक्ड बाय एबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट। एक वांट जिसको आप डिमांड बनाना चाहते हैं उसके लिए आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकें। मेरा बड़ा मन है कार खरीदने का, मेरी वांट है आई नीड अ कार, आई वांट अ कार। ठीक है, लेकिन इफ आई डू नॉट हैव मनी तो डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन इफ आई हैव गॉट द मनी तो वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आई कैन बाय अ कार, राइट? तो कार खरीदना इज डिजायर। ठीक है, और डिजायर तब फुलफिल होगा, डिमांड तब बनेगा जब मेरे पास पैसे होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 546, और क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, देखिए ये डिमांड सब्जेक्ट का चैप्टर है, मतलब चैप्टर का क्वेश्चन है, सॉरी। व्हाट टाइप, अब पूछा जा रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, या बोथ डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब, देखिए सवाल पूछा जा रहा था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है। ठीक है, तो जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाता है, तो इट्स अ इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, इनवर्स रिलेशनशिप। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 547, क्वेश्चन है हमारा द डिमांड कर्व स्लोप्स। जो डिमांड कर्व है ना कहां स्लोप करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, क्या डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? क्या डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? क्या डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? क्या डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? इस क्वेश्चन का सही आंसर है द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, डिमांड कर्व स्लोप कहां से, मतलब अगर मैं आपको ये वाई एक्सिस है, ये बाप रे क्या हो रहा है, ये वाई एक्सिस है, अरे यार सीधा क्यों नहीं बनता लाइन, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, मतलब भावनाओं को समझ लीजिए। तो डिमांड कर्व ऐसे ही तो जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और डाउनवर्ड,
डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। और सप्लाई कर्व मालूम है ना कैसे होता है? सप्लाई कर्व ऐसे जाता है, अपवर्ड जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये सप्लाई कर्व हो गया। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 548 और क्वेश्चन है व्हाइल ड्राइंग द डिमांड कर्व द चेंज टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फैक्टर्स। डिमांड कर्व को ड्रॉ करते टाइम, बनाने के टाइम जो चेंजेस आते हैं वो किस फैक्टर में चेंज आते हैं? द चेंजेस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरा ऑप्शन है हमारा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और चौथा ऑप्शन है हमारा टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ऑफरिंग द प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। वाइल ड्रॉइंग द डिमांड कर्व, जब हम डिमांड कर्व को ड्रॉ करते हैं तो जो चेंज आता है ना, द चेंज टेक्स प्लेस in which of the factors, that is the change takes place in the price of the product. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 549 और क्वेश्चन है हमारा what effect does an increase in price of product have on the purchasing power of the consumer। इन्होंने सवाल पूछा है कि what effect does an increase in the price of product, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उससे कंज्यूमर के परचेजिंग पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। व्हाट इफेक्ट डज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हैव ऑन द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन डिक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन नो इफेक्ट, चौथा ऑप्शन डिक्रीज इनिशियली बट इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिक्रीजेस, ठीक है। क्या डिक्रीज करेगा? What effect does an increase in the price of product have a purchasing power of the consumer? कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, ठीक है, अगर प्राइस किसी प्रोडक्ट का इंक्रीज करेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 550 और क्वेश्चन है हमारा व्हेन द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप, जब पेट्रोल का प्राइस ऊपर चला जाता है, मतलब बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल डिक्रीजेस। तो जो ऑटोमोबाइल्स है ना, जो गाड़ियां, उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। It implies that petrol and automobiles are, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस टाइप के गुड्स हैं? पेट्रोल और ऑटोमोबाइल्स, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं? क्या ये दोनों सब्सटीट्यूट गुड्स हैं? क्या ये दोनों इंफीरियर गुड्स हैं या ये दोनों नॉर्मल गुड्स हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि 25 क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।